साल 1192। तराइन का मैदान, धूल और खून से सनी इस जमीन पर एक साम्राज्य का अंत हो रहा था और दूसरे की खौफनाक शुरुआत। पृथ्वीराज चौहान की हार ने दिल्ली के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जिन्होंने आने वाले 320 सालों तक इस सरजमीन की तकदीर बदल कर रख दी। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के उस तख्त के पीछे क्या राज था, जिसे पाने के लिए बेटों ने अपने बाप का खून बहाया और गुलामों ने सुल्तान बनने का सपना देखा? ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी दास्तान जहां वफादारी की कीमत मौत थी और ताकत एकमात्र सच। इस खूनी खेल की शुरुआत होती है एक गुलाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार सिपाही, जिसे विरासत में मिला हिंदुस्तान का शासन। 1206 में उसने जिस गुलाम वंश की नींव रखी, वो महज एक शुरुआत थी। ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू तो किया, लेकिन वो अपनी सल्तनत को लंबे समय तक देख नहीं सका। 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। सल्तनत को असली पहचान दिलाई उसके दामाद इल्तुतमिश ने। उसने लाहौर को छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे चालीसा कहा गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही चालीसा आगे चलकर सुल्तानों की गर्दन काटने वाला हथियार बन जाएगा। अब इल्तुतमिश के बाद दिल्ली ने वो देखा जो उस दौर में नामुमकिन था, एक महिला सुल्तान, रजिया सुल्ताना। रजिया काबिल थी, निडर थी, लेकिन उसका सुल्तान होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दरबार के मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सके और महज 4 साल में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आया वो सुल्तान जिसे मौत का डर फैलाना बखूबी आता था, गयासुद्दीन बलबन। उसने लौह और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। बलबन का कहना था कि सुल्तान खुदा की परछाई है। उसने चालीसा को खत्म कर दिया और जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। 1290 में गुलाम वंश का सूरज डूबा और खिलजी वंश का उदय हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली, लेकिन उसका अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने धोखे से अपने ही चाचा का कत्ल किया और खुद को दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। अलाउद्दीन की नजर सिर्फ दिल्ली पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर थी। उसने दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बनाई और वहां से इतनी लूट बटोरी कि कोहिनूर जैसा हीरा भी दिल्ली आ गया। उसकी बाजार नियंत्रण नीति इतनी सख्त थी कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता तो सुल्तान उसके शरीर से उतना ही मांस कटवा लेता था। उसने किसानों पर 50% तक टैक्स लगा दिया ताकि उसकी विशाल सेना का खर्चा निकल सके। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 1320 में खिलजी वंश के खात्मे के साथ तुगलक वंश की शुरुआत हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला तो बनाया, लेकिन उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा, जिसे इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे सनकी सुल्तान कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सल्तनत की कमर तोड़ दी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र के दौलताबाद कर दी। हजारों लोगों को जबरन मीलों पैदल चलना पड़ा, जिनमें से आधे रास्ते में ही मर गए। फिर उसने चांदी की कमी देखकर तांबे के सिक्के चलाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। उसकी मौत पर एक इतिहासकार ने कहा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से आजादी मिल गई। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने कमान संभाली। उसने नहरें बनवाई, अस्पताल खोले और नए शहर बसाए, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां काफी सख्त थीं। फिरोज शाह की मौत के बाद सल्तनत कमजोर होने लगी और फिर आया 1398 का वो काला साल, जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। तैमूर ने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि गलियों में लाशों के ढेर लग गए। इस हमले ने तुगलक वंश को खत्म कर दिया और इसके बाद आए सैयद वंश के शासक महज कठपुतली बनकर रह गए। सल्तनत का आखिरी दौर शुरू हुआ 1451 में लोदी वंश के साथ। बहलोल लोदी ने अफगान शासन की शुरुआत की। उसके बेटे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। लेकिन आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी इतना घमंडी था कि उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए।
पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने काबुल के राजा बाबर को भारत पर हमला करने के लिए न्योता दे दिया। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान एक बार फिर इतिहास गवाह बनने वाला था। इब्राहिम लोदी के पास हजारों हाथी थे, लेकिन बाबर के पास वो चीज थी जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी, बारूद और तोपे। तोपों के धमाकों ने हाथियों में भगदड़ मचा दी। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस शहर की जिसने हर जख्म सहा, हर लुटेरे को देखा और फिर भी शान से खड़ा रहा। ये इतिहास हमें सिखाता है कि जो दिल्ली पर राज करता है वो भारत पर राज करता है, लेकिन सत्ता का नशा अपनों को भी पराया कर देता है। तख्त तो बदल गए, लेकिन दिल्ली आज भी वही है। रानी दीवारों के पीछे छिपे उन सुल्तानों की चीखें आज भी शायद कहीं गूंजती हैं, जो कभी खुद को इस जमीन का खुदा समझते थे।